NCERT साइंस क्लास 9 चैप्टर 10 ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है। इसको समझने के लिए एक सब सिंपल सा चीज़ समझिए। कोई भी चीज़ जिसमें मास होता है, कोई भी चीज़ जिसमें मास होगा और दूसरी चीज़ में भी मास होगा ही होगा, तो ये एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करती है। चाहे भले वो बहुत कम फोर्स ही हो, लेकिन एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करती है। दूसरा बात एक और है कि हमारी पृथ्वी जो है, जहाँ हम लोग रहते हैं, हमारी पृथ्वी के ऊपर हम लोग रहते हैं, तो वो हमेशा हम लोग को अट्रैक्ट करते रहता है। तो इसी नियम को गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। मतलब कोई भी भारी चीज़ या हल्की चीज़ एक दूसरे पे फोर्स लगाती है, उसी को गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें केवल आकर्षण का ही सिद्धांत होता है, प्रतिकर्षण या विकर्षण नहीं होता है। ओनली ये ट्रैक्शन फोर्स है। अब देखिए, इनका जो फोर्स है वो कैसा होगा? उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। यानी अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बात करें तो ये अनुपाती होगा किसके? फोर्स तो हमेशा क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए एरो लगा दिए इसको ऊपर। उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर, यानी दो मास था m1 और m2। तो m1 m2 के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका फोर्स होगा, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी ये व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा? उन दोनों के बीच के फोर्स का, उन दोनों के बीच के फोर्स का। यानी अगर कोई दो वस्तु है, अगर कोई दो वस्तु मान लीजिए इतनी आर दूरी पे रखा हुआ है, इसके लिए हम बात कर रहे थे। m1 इसका मास है, m2 इसका मास है, तो दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा? तो वो फोर्स ये होगा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, माने उन दोनों के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसी दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसी दोनों को मिक्स करेंगे, यानी हम पहले क्या लिखे थे? यानी हम दो इक्वेशन लिखे थे। सबसे पहले लिखे थे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? m1 और m2 के मल्टीप्लाई के। फिर हम लिखे थे कि f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। अगर दोनों को कंबाइन करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r²। और इसी को फिक्स करने के लिए कांस्टेंट एक ले लेते हैं, जो हो जाता है g इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r²। सॉरी, यहाँ r² होता है, r²। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया। ग्रेविटेशनल फोर्स का टोटल वैल्यू आ गया, ये जो है ना, F इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r²। यहाँ g जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अभी जो एक्सप्लेन कर रहे थे वही यहाँ पे लिखा हुआ है गणितीय सूत्र में कि F इज इक्वल टू जी इंटू एम, यानी कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई r²। F हमारा ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। M और M जो है दो वस्तुओं के द्रव्यमान है जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे, और R उन दोनों के बीच की दूरी है। और कैपिटल G जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक है। यानी दोनों के बीच जो है प्रोपोर्शनलिटी का जो है सिंबल था, उसको इक्वल में बदलने के लिए हमको जी का ज़रूरत पड़ा। और जी का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा कांस्टेंट है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² इसकी यूनिट होती है। यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है जी का मान जो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में स्थिर रहता है, क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू है और हमेशा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके फाइंड किया हुआ है। तो पूरे ब्रह्मांड में जब भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, मतलब यूज़ करेंगे, तो जी के जगह पे हम लोग कैपिटल जी के जगह पे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² यूज़ करेंगे। ये स्मॉल जी और कैपिटल जी अलग अलग है, तो ये एक नहीं है, आप इसको एक नहीं समझिएगा। स्मॉल जी हमारा क्या होता था? स्मॉल जी का वैल्यू हम लोग पढ़ते थे, ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता था। और ये कैपिटल जी जो अभी आया है वो अलग चीज़ है, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻⁻⁻
-11 है। ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा नियम का महत्व। इस नियम का महत्व क्या है? तो यह नियम कई घटनाओं की व्याख्या करता है। जैसे हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी व्याख्या करता है। दूसरा क्या है? ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है कि चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर जो गति करते हैं, चंद्रमा चारों तरफ बंधी हुई है, यानी हमारा अर्थ के चारों तरफ जो है चंद्रमा इसको रिवॉल्व कर रही है, उसका ये मून जो है रिवॉल्व कर रही है, उसको ये डिफाइन कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। और ग्रहों का सूर्य के चारों ओर गति करना और हमारी अर्थ जो है सन के चारों ओर जो रिवॉल्व कर रही है वो भी ये एक्सप्लेन करता है। फिर ज्वार भाटा क्यों आते हैं, टाइड्स क्यों आते हैं, उसका भी ये एक्सप्लेन करता है। तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन में इसी जो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है ना उसका वैल्यू लिया जाता है, उस नियम का महत्व माना जाता है। नाउ अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है गुरुत्वीय त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो अभी जस्ट ऊपर बताए थे कि अलग अलग होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी, वही अब हम लोग को पढ़ना है। तो मुक्त पतन यानी फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती है तो उस गति को मुक्त पतन यानी फ्री फॉल कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ को ऊपर से आप फेंक दिए, मान लीजिए किसी फ्लोर से आप, मान लीजिए कोई फ्लोर पे कोई चीज़ रखा हुआ है, उससे नीचे फेंक दिए तो वो फ्री फ्लो होगा। मतलब वो जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से ना, मतलब कि एक्सेलरेशन से स्टार्ट हो जाएगा वो गिरना, और हर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड जो है ना उसकी रफ्तार बढ़ते जाएगी, उसकी स्पीड यानी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। इसी को फ्री फ्लो कहते हैं। तो जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती है तो उस गति को मुक्त पतन कहते हैं। अब जो है गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी, मुक्त पतन के दौरान वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन क्यों होगा? क्योंकि जीरो पे स्टार्ट किए थे, मान लीजिए इस चीज़ को जो हम नीचे फेंक रहे थे इसको हम जीरो से स्टार्ट किए, कोई ब्लॉक है मान लीजिए, इसको 0 मीटर पर सेकेंड पर के स्पीड से छोड़ दिए थे नीचे गिरने के लिए, तो अभी तो 0 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन 1 सेकेंड बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 1 सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, हर सेकेंड उसका 9.8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ते जाएगा। तो मुक्त पतन के दौरान वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है ना वही गुरुत्वीय त्वरण है। मतलब कितना का परिवर्तन हो रहा है? तो हर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड का परिवर्तन हो रहा है। तो इसी को स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। इसका कारण क्या है? तो चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल हमें नीचे खींच रहा है, यानी सेंटर की तरफ, पृथ्वी के सेंटर की तरफ खींच रहा है, तो वही गुरुत्वीय त्वरण जो है हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्मॉल जी कैपिटल जी के बीच संबंध क्या होता है? ये संबंध हमारा G इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। ये कहाँ से आता है ये ज़रा सा देख लीजिए। जनरली लिखते क्या हम लोग, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के दौरान अगर हम कुछ इक्वेशन लिखें तो F इज़ इक्वल टू एम ए लिखते हैं, और ए हमारा यहाँ पे क्या है? m इंटू जी हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, यानी एम जी। F इज़ इक्वल टू एम जी अगर लिखेंगे हम तो कोई भी चीज़ नीचे गिर रही है किस स्पीड से उसका फोर्स पता चल जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और अगर फिर हम ये देखें कि फोर्स जो है ग्रेविटेशन यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता था वो कितना होता था? तो G इंटू M1 कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता था। ये इक्वेशन 2 हो गया। आप देखिए यहाँ भी ग्रेविटेशन फोर्स निकाले हैं और यहाँ भी ग्रेविटेशन फोर्स निकाले हैं, तो ये दोनों तो इक्वल होगा। अब इस दोनों को जब इक्वेट करेंगे ना तो वैल्यू इसका आ जाएगा, जी में रिलेशन आ जाएगा, यानी कैपिटल जी यानी स्मॉल एम जी बराबर हम लिख सकते हैं दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट करके, कैपिटल जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यही स्मॉल एम कट गया तो क्या बचा? स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला बनता है कि स्मॉल जी जो होता है कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के बराबर होता है, जहाँ पे हमारा कैपिटल एम क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है, और आर जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या है, कैपिटल आर पृथ्वी की त्रिज्या है।
अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्मॉल जी का मान। पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी का जो है औसत मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी का जो औसत मान है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये इससे पहले भी हम लोग देखे थे। स्मॉल जी का मान जो है वस्तु के द्रव्यमान पर कभी निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखना है। इसको वस्तु के द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं, चाहे रुई हो, चाहे हाथी हो, या चींटी हो, या हाथी हो, हम हमेशा उस पे जो स्मॉल जी का वैल्यू पुट करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही पुट करेंगे, क्योंकि जी को द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं होता है। भारी हो या हल्की वस्तु हो, एक साथ गिरती है यदि वायु प्रतिरोध ना हो। यानी वायु का रेसिस्टेंस अगर हटा देते हैं तो भारी वस्तु है या हल्की वस्तु है वो एक साथ ही गिरेगी। अब स्मॉल जी का मान जो है स्थान के अनुसार बदलता है, एकदम सही है, क्योंकि ध्रुवों पर ये अधिक हो जाता है और भूमध्य रेखा पे ये न्यूनतम होता है। इसका भी रीज़न क्या है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो पूरी की पूरी गोल नहीं है, थोड़ी सी चपटी है। ये ज़्यादा कुछ हो गया, जैसे हमारा पृथ्वी पूरा का पूरा गोल नहीं है, ये थोड़ा सा चपटा है, सॉरी। हाँ, तो ये जो इक्वेटर है, ये वाली लाइन लंबी ज़्यादा है और इधर वाली जो लाइन है थोड़ा छोटी है। यानी यहाँ जो है पोल पे, ये जो पोल है, चूँकि इस दोनों का लेंथ कम होता है तो यहाँ पे जी का वैल्यू ज़्यादा होता है। जी का वैल्यू यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। एक चीज़ आप इक्वेशन में देखे थे कि जी का वैल्यू जो है कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर पे निर्भर करता है। यानी स्मॉल जी का वैल्यू 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होगा। यानी आर का वैल्यू बढ़ाएंगे तो जी घट जाएगा और आर घटाएंगे तो जी बढ़ जाएगा। बस यही ध्यान रखना है। तो पोल के लिए आर का वैल्यू जो है घट रहा है, इसीलिए जी बढ़ गया। लेकिन अगर हम इक्वेटर के लिए देखें तो यहाँ पे आर का वैल्यू चूँकि ज़्यादा है, इसीलिए जी का वैल्यू कम हो जाएगा। अतः इसीलिए लिखा हुआ है कि जी का मान स्थान के अनुसार बदलता है, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पे न्यूनतम होता है। सो ध्यान रखना है। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द्रव्यमान और भार। मास और वेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। द्रव्यमान हमारे किसी भी वस्तु में द्रव्य की मात्रा होती है जिसको हम लोग मीज़र करते हैं। वेट और वेट अलग होता है, वो वेट ना फोर्स होता है। तो द्रव्यमान देखते हैं, पहले स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा जो होती है उसी को द्रव्यमान कहते हैं। यह स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं और किसी भी स्थान पर नहीं बदलता, चेंज नहीं करेगा। ऐसा मात्रक भी आपको देख सकते हैं। ऐसा मात्रक इसका किलोग्राम होता है। ऐसा मात्रक इसका किलोग्राम होता है केजी। तो द्रव्यमान क्या है, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा होती है, स्थिर रहता है, कहीं पर नहीं बदलता है। अब भार क्या है, वेट, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते, उसको तो स्मॉल एम से डिनोट करते थे, यहाँ ये कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट होता है, ये भार। वह बल, देखिए ये फोर्स है, ये फोर्स है, सो ध्यान रखना है। वेट जो है एक फोर्स है ना, वह बल जिससे कोई वस्तु जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो W जो है mg के बराबर होता है। W हम कह सकते हैं एक फोर्स है जो mg के बराबर होता है। तो ये जो है W इज इक्वल टू mg, यह स्थान के अनुसार, इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको मास से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना होगा। कभी कभी इसका वैल्यू हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 10 भी अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 50 kg के हैं तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करके कह सकते हैं कि हमारा ये जो आपका जो वेट आएगा, वेट लगभग आएगा 500 न्यूटन। तो इस तरह से कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो वेट क्या होता है, m इंटू जी। यह स्थान के अनुसार बदलता रहता है, क्योंकि जी का मान बदलेगा, इसको जी से मतलब है। जी का वैल्यू जैसे चंद्रमा पे जाएंगे तो 1/6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है, तो वहाँ पे घट जाएगा हमारा वेट, इसलिए हम लोग हल्के महसूस करेंगे। अब एसआई मात्रक जो है न्यूटन होता है, चूँकि बल का मात्रक जो है वही इसका भी एसआई मात्रक होगा, क्योंकि ये भी एक तरह का बल ही है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चंद्रमा पर भार। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, चंद्रमा पे भार। तो चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है कम होता है, हमारे यहाँ से वो 1/6 है, बहुत कम होता है। और वहाँ का गुरुत्वीय त्वरण जी जो है पृथ्वी के 1/6 के बराबर होता है।
अतः किसी वस्तु का चंद्रमा पे जो भार होगा पृथ्वी के भार के, यही जस्ट बताए थे कि पृथ्वी के भार के 1/6 हो जाता है। यानी चंद्रमा पे अगर हम जी स्मॉल अगर मून का पूछें तो हमारे अर्थ का जो जी है, अर्थ के लिए जो जी है उसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके मून का वो जी निकल पाएगा ना। ये तो था चंद्रमा पे भार क्या होता है, 1/6 होता है हमारे पृथ्वी के बराबर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है प्रणोद तथा दाब, थ्रस्ट एंड प्रेशर। ये क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है, किसी वस्तु की सतह पर लंबवत यानी परपेंडिकुलरली लगने वाला कुल बल। यानी जब हम लोग कील दीवार में ठोकते हैं तो आप देखते होंगे कि कील हम लोग केवल परपेंडिकुलर में ठोकते हैं। हैमरिंग मान लीजिए करेंगे इसको तो ये परपेंडिकुलर लाइन पे ही हम लोग इस पर ठोकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमारा बल परपेंडिकुलरली लगेगा यानी लंबवत लगेगा तो उसी को प्रणोद यानी थ्रस्ट कहते हैं। एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं, बहुत सारा एग्जांपल आप सोच भी सकते हैं। जैसे छत पे जब पानी पड़ता है, जब बारिश होती है तो वो एक तरह का थ्रस्ट ही होता है। बूंद जो है सीधे परपेंडिकुलरली आके छत पे गिरता है, तो ये थ्रस्ट ही का एग्जाम्पल है ना। किसी वस्तु की सतह पर लंबवत अगर लगने वाला कुल बल जो है वो प्रणोद कहलाता है, थ्रस्ट कहलाता है। ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन, ही एक तरह का बल ही है तो न्यूटन होगा। दाब यानी प्रेशर, इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद जो होता है वही क्षेत्रफल होता है। P = फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। तो प्रेशर जो होता है वो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला ही प्रणोद होता है। ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी इसके लिए तो F के लिए न्यूटन लिख रहे थे और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, इसीलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये इसका SI मात्रक हो जाएगा। और इसी को पास्कल भी कहते हैं, यानी SI मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसे ही पास्कल कहते हैं। पास्कल साइंटिस्ट का नाम है। निष्कर्ष क्या आ रहा है, समान बल के लिए क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना अधिक होगा। जैसे नुकीली कील का उपयोग हम लोग करते हैं तो वो अच्छे से दीवार में घुस जाता है, और अगर मोटी कील होगी या कील को उल्टा ठोकेंगे तो वो अच्छे से नहीं घुस पाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्षेत्रफल जो है यानी P का रिलेशन A के साथ कैसा है, आप देखिए P जो है A के साथ डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी A को बढ़ाएंगे तो P घटेगा और A को घटाएंगे तो P बढ़ जाएगा। यानी जब जब आपको प्रेशर ज़्यादा करवाना है आप A को घटा दीजिए। यानी अगर एरिया घटाएंगे, यानी चाकू हो या कील हो उसमें एरिया आप, यानी नोकी उसका पतला हो कील का, इसीलिए बोला गया कि नुकीली कील का उपयोग करते हैं क्योंकि एरिया वो घटा रहा है। एरिया घटेगा तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा, यानी कम से कम फोर्स लगाने पे हमारा काम अच्छे से हो जाएगा। लेकिन वही कील अगर उल्टा कर देते हैं तो एरिया तो बढ़ गया, अब एरिया बढ़ गया तो प्रेशर उतना तो काम करेगा नहीं, इसीलिए उसको इसमें दीवार में घुसाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हर जगह वही होता है, बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं उनके चक्के बहुत चौड़े होते हैं, टायर बहुत चौड़ा होता है, उसका कारण भी वही है कि फिर वहाँ क्या होगा कि हमको चूँकि एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा। यानी कितना भी लोड कर दें, फोर्स कितना भी ऊपर से दे, प्रेशर कम लगेगा तो फिर वो फटेगा नहीं टायर। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ना। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत, बॉयंसी फोर्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये क्या है, तो उत्प्लावकता क्या होती है, उत्प्लावकता है जब किसी वस्तु को तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो तरल वस्तु को ऊपर की ओर लगाया गया बल होता है। यानी आप देखे होंगे जब भी हम लोग पानी में जाते हैं तो देखते हैं क्या कि वाटर हमें ऊपर की ओर फोर्स लगाता है। मान लीजिए हम लोग पानी में जा रहे हैं अंदर, तो नीचे से एक फोर्स लगता है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जो वो फोर्स लगता है वो हमको हल्का प्रतीत होता है, यानी पानी में हम लोग हल्के फील करते हैं, हल्का फील करते हैं। इसी फोर्स को कहा जाता है बॉयंसी फोर्स यानी उत्प्लावकता। तो जब किसी वस्तु को तरल में डुबोते हैं आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से तो क्या होता है, वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल होता है, इसे ही उत्प्लावन बल कहते हैं, इसी को बॉयंसी फोर्स कहते हैं। तो ये तो था बॉयंसी फोर्स। अब आते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत पे। आर्किमिडीज साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने बॉयंसी फोर्स की खोज की थी
इनका नियम देख लेते हैं क्या होता है। तो नियम, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक, पूर्ण मतलब पूरी तरह से डुबा दीजिए, या आंशिक यानी थोड़ा थोड़ा डुबाइए, तो डुबाएंगे जब तो होगा क्या कि वह एक उत्प्लावन बल का अनुभव करती है जिसका मान, अच्छा ये कैलकुलेशन भी बताए हैं इनका नियम में, आर्किमिडीज का सिद्धांत में कैलकुलेशन है कि उसका मान कितना होगा, मतलब नीचे से जो बॉयंसी फोर्स लगता है वो कितना लगेगा, तो उसका मान वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर। मतलब इसको ऐसे समझिए कि अगर आप पानी में किसी चीज़ को डुबा रहे हैं और मान लीजिए वो चीज़ जो है पानी के उस पर बल कितना लगाएगा, तो पानी का जितना वो भार हटाएगा ना, जितना पानी मान लीजिए यहाँ का इतना पानी वो हटा दिया, मान लीजिए इसका भार 100 न्यूटन है, तो 100 न्यूटन का ही ये फोर्स लगा पाएगा। मतलब जितना पानी निकाला उतना ही पानी का जो भार है वो न्यूटन में उतना ही फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। अतः अगर हम किसी चीज़ को तैराना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पानी का भार निकालेगा, जैसे बोट या शिप जो बनाएंगे हम तो ऐसे सोच के बनाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी को हटाए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को हटाएगा तो उतना उसी के भार के बराबर उस पर ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। तो यही हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि किसी वस्तु को तरल में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जब डुबोते हैं तो वह एक उत्प्लावन बल का अनुभव करती है और जिसका मान जो है वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। तो ज़्यादा तरल हटाएगा तो ज़्यादा भार के बराबर होगा, यानी हमारा जो उत्प्लावन बल है वो ज़्यादा वर्क करेगा। इसीलिए बोट और शिप को आप देखते होंगे अंदर से खोखला बनाया जाता है ताकि उससे क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी हटा पाए, अंदर ये पूरा खोखला रहता है पार्ट। 9 अनुप्रयोग इसका क्या है, यह सिद्धांत जलयानों, शिप्स, पनडुब्बी, लिखा हुआ है कि यह सिद्धांत जलयानों, शिप्स, पनडुब्बियों, सबमरीन्स और दुग्धमापी यानी इलेक्ट्रोमीटर में के डिज़ाइन में उपयोग होता है। तो ये इतने सारे इसके एप्लीकेशंस थे। 9 अब सापेक्षिक घनत्व क्या है, रिलेटिव डेंसिटी, किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात को सापेक्षिक घनत्व कहते हैं। यानी किसी पदार्थ का घनत्व, यानी आपको किसी पदार्थ का घनत्व सापेक्षिक घनत्व निकालना है तो ऊपर में क्या लिखिए, उस पदार्थ का घनत्व लिख दीजिए, यानी डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, जैसे मान लीजिए आयरन का निकालना है तो डेंसिटी ऑफ आयरन लिख दीजिए ऊपर, नीचे अगर घनत्व पानी का लिखना है तो डेंसिटी ऑफ वाटर लिखेंगे, तो ये सापेक्षिक घनत्व निकल जाएगा आयरन का, तो रिलेटिव डेंसिटी ये निकल जाएगा आरडी। तो इस तरह से हम लोग मतलब सापेक्षिक घनत्व निकाल सकते हैं। इसकी कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि सेम यूनिट है और वो कैंसल आउट हो जाता है। तो ये टोटल टॉपिक्स इस चैप्टर में थे। नाउ कंप्लीटेड। ए लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, a lot of thanks for supporting me.